एबीपी न्यूज के जीएसटी सम्मेलन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब मैं मंच पर उस शख्स को आमंत्रित करने जा रही हूं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हर गांव और हर घर को रोशन करने की। इस जिम्मेदारी को तो वो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने एक चुनौती और है। जीएसटी कैसे करेगा देश को रोशन, ये बात आम आदमी को समझाने की। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिनके साथ इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। कैसे हैं आप? हम तो ऑलवेज बढ़िया रहते हैं, आपको कभी अलग मिले? नहीं बिल्कुल, लेकिन पूछना मेरा फर्ज था। और मैं चाहूंगा सर, क्योंकि ये जीएसटी समिट हम लोग कर रहे हैं और जीएसटी को लेकर के बहुत सारा असमंजस है, बहुत सारा गुस्सा भी है लोगों में। कई जगह से आंदोलन, सम्मेलन, इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। हम यहाँ पर जितने भी हमारे गेस्ट आए, हमने सबसे सिलसिलेवार तरीके से जीएसटी को समझने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि आप पोडियम पर जाएं और अपने तरीके से जीएसटी को सरलता के साथ समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जीएसटी को अभी समझाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। वास्तव में जीएसटी के ऊपर इतनी चर्चा हो चुकी है कि उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर ना जाते हुए मैं कोशिश करूंगा कि उसके पीछे परिप्रेक्ष्य क्या है, भावना क्या है, उद्देश्य क्या है, उस पर अपने आप को सीमित रखूं। 2002-03 में जब वाजपेयी जी की एनडीए 1 की सरकार थी, तब ये कल्पना सामने रखी गई। उसके बाद सरकार बदल गई। 2007 में पुनः एक बार 7 या 8 में बजट में इसका जिक्र हुआ। 2011 में एक प्रपोज्ड कानून देश के समक्ष आया, उस पर विचार विमर्श चलता रहा। कई कंसर्न्स थे इंडस्ट्री के, कई कंसर्न्स थे स्टेट गवर्नमेंट्स के। उन सबको सम्मिलित करते करते आज 2017 में 1 जुलाई 2017 को मैं समझता हूं इतिहास, भारत के आर्थिक जगत का इतिहास फिर एक बार लिखा जाने वाला है जीएसटी के आगमन से, जीएसटी लागू होने से। बड़ा विशाल देश है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, टैक्स रेट्स हैं। अलग अलग काम के पीछे एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यापारी को, एक ही उद्योगपति को बहुत सारे टैक्सेस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अलग अलग व्यक्ति आके उसका असेसमेंट करते हैं। और इन सबको अगर देखें, और मैंने स्वयं अपना जीवन एक छोटे उद्यमी के नाते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करके शुरू किया था। मुझे अभी भी याद है कि एक्साइज के अलग रिकॉर्ड बनते थे। उन दिनों में सर्विस टैक्स नहीं था, बाद में सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो गया। उन दिनों सेल्स टैक्स होता था, जो बाद में जाके वैट बना, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन कभी भी वैल्यू एडेड टैक्स में एक पूर्ण रूप से पूरा इनपुट क्रेडिट कभी मिलता नहीं था, क्योंकि जो सेल्स टैक्स या वैट पे होता था उसका ही क्रेडिट मिलता था, मॉडवैट मिलता था। तो एक सीमित रूप में वैल्यू चेन को कैप्चर किया गया वैट के माध्यम से। लेकिन पूर्णतः सभी टैक्सेस को सम्मिलित करने की ये कदम जो जीएसटी के माध्यम से की गई है, जिसमें सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स अथवा वैट, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स। मैं नवी मुंबई में भी फैक्ट्री चलाता था, वहां एंट्री टैक्स होता था, या ऑक्ट्रॉय मुंबई में ऑक्ट्रॉय, और कई शहरों में ऑक्ट्रॉय लगता है। ऐसे मिला के करीब 11-12 अलग अलग जो व्यापारी या उद्योगपतियों के सामने या जो भी बिजनेस करता है, उस सब के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट मल्टीफेरियस टैक्सेस का होता था कि अलग अलग स्टेप पे टैक्स लगता है, लेकिन उसका पूरी तरीके से कॉम्पेंसेशन नहीं होता है। मैंने एक्सपोर्ट भी काफी किया, और एक्सपोर्ट में तो ये बहुत ही तकलीफ रहती थी। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एक्साइज ड्यूटी तो रिफंड मिल जाए, वैट ना लगे, लेकिन जो हम ऑक्ट्रॉय पे करते थे या एंट्री टैक्स पे करते थे, उसका तो हमें कोई सेट ऑफ नहीं मिलता था, कोई रिफंड नहीं मिलता था। अगर किसी कंसल्टेंट को एंगेज किया, सर्विस टैक्स पे किया, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को एंगेज किया,
उसका रिफंड नहीं मिलता था। तो एक प्रकार से जो एक हर एक देश की कल्पना रहती है कि यू शुड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यू शुड नेवर एक्सपोर्ट द लोकल टैक्सेस, डोमेस्टिक टैक्सेस। ये एक तरीके से फेल हो रही थी भारत में जब उस टेस्ट को चेक करते थे अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को अलग अलग टैक्स लगते थे, पर जब कोई व्यक्ति कोई विषय को, कोई चीज को इंपोर्ट करता था तो सीवीडी के माध्यम से वैट और एक्साइज जरूर एक प्रकार से इंपोर्टेड गुड्स पे भी लग जाता था काउंटरवेलिंग ड्यूटी के माध्यम से। लेकिन बाकी जो हिडन टैक्सेस हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पे करते थे वो हमारे ऊपर बोझ रहता था, इंपोर्ट के ऊपर बोझ नहीं रहता था। इन सब एनोमलीज को, इन सब जो एक प्रकार से 70 वर्षों में जाने अनजाने में जो चीजें भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के उद्यमी को, भारत के उद्योग को, मेक इन इंडिया को, सर्व इन इंडिया को अफेक्ट करती थी, इन सबको एड्रेस करने के लिए और सामान्य जनता के पास जो गुड्स या सर्विसेज जाएं, जो सेवा होती है जनता की, जो वास्तु खरीदते हैं वो सही दाम पे जाए, उसमें मल्टीपल टैक्सेस का बोझ कंज्यूमर के ऊपर ना पड़े, कंज्यूमर को ध्यान में आए कि मैं जो वास्तु खरीद रहा हूं या जो सर्विस सेवा ले रहा हूं उसका मूल दाम ये है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडी सभी के मिला के सम्मिलित टैक्सेस, कंबाइंड टैक्सेस का बर्डन मेरे ऊपर फलाना है। इस प्रकार से जीएसटी की कल्पना की गई। मुझे बड़ा आनंद है कि देश का हर हिस्सा, हर कोना, जम्मू कश्मीर में थोड़ा विलंब हो रहा है पर उसके अलावा पूरे देश में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया। आज देश के हर राज्य सरकार ने, जम्मू कश्मीर भी जल्द आ जाएगी, सबने इसमें अपनी आहुति दी है, इसको सफल बनाने में अपना काम किया है। मैं कल ही अपने फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आडिया जी को बधाई दे रहा था कि जैसे जैसे मैं जीएसटीएन नेटवर्क, जो आपने पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, ये इतना बढ़िया बनाया है कि मेरी भी कल्पना के बाहर है। तो तुरंत उनका जवाब आया कि नहीं साहब, ये मेरा है या हमारा कोई इसमें अकेले का कोई क्रेडिट नहीं है, इसका क्रेडिट जाएगा पिछले 11 साल 12 साल से जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे इंडस्ट्री बॉडीज हो, चाहे उद्योग जगत के लोग हों या सर्विस सेक्टर के लोग, सबने मिलके जिस प्रकार से इसमें अलग अलग पहलू पे विचार विमर्श किया, जिस प्रकार से इसको बनाने में सबका योगदान रहा, दिस इज द कलेक्टिव and collaborative and cooperative vision of the entire nation that will come into effect on 1st of July. It's a true example of a democracy which is a federal polity. एक प्रकार से संघीय ढांचा जो भारत का है वो कैसे मिलजुल के जनता की सेवा करे, जनता के लाभदायक पॉलिसीज बनाए, नीतियां बनाए, उसका अगर कोई उदाहरण है तो ये जीएसटी है। मैं सभी राज्य सरकारों को और वास्तव में तो सभी राजनीतिक दलों को, शायद कोई राज्य सरकारों में कोई दल ना भी हो लेकिन लोकसभा या राज्यसभा या कोई लेजिस्लेचर में उनका कोई प्रतिनिधि हो, तो भी सबका योगदान है क्योंकि सर्वसम्मति से ये देश में लागू होने जा रहा है। तो एक प्रकार से जो 1 जुलाई 2017 4 दिन बाद होगा, उसका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसका मैं भी मेंबर हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक कार्यक्रम की कल्पना की है, फेलिसिटेशन ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द पीपल बिहाइंड द मेकिंग ऑफ जीएसटी, द सक्सेस ऑफ जीएसटी। मैं समझता हूं इज अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू द कलेक्टिव विजडम ऑफ द एंटायर कंट्री विच हैज मेड जीएसटी पॉसिबल। जीएसटी नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। कुछ गलत फहमियां, मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी देश के समक्ष हैं, जिसको मैं आपको बधाई दूंगा कि एबीपी ने इस प्रकार का सम्मेलन रख के, एक प्रकार से संगोष्ठी रख के मौका दिया जनता को अपने सवाल पूछने का और समझने का
कि वास्तव में जैसे बात की जाती है कि 37 रिटर्न है, ये एकदम कुछ बेवकूफ लोगों की मिस इंटरप्रिटेशन है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि शायद उन्होंने कोशिश ही नहीं की है समझने की कि कितना अच्छा सिस्टम बना है। हम पहले भी व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, सेल्स रजिस्टर तो हम सबको बनाना पड़ता था। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको अपना सेल्स रजिस्टर या सेल्स इनवॉइस एंटर करके एक डेटा बनाना पड़े कि सेल्स मेरी क्या क्या हो। ये तो हम सबको करना पड़ता है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, चाहे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। वास्तव में पहले तो ऐसा था कि एक सेल्स रजिस्टर सेल्स टैक्स के लिए बनता था, वैट के लिए, एक एक्साइज के लिए बनता था, अलग एंट्री टैक्स के लिए बनता था, इनकम टैक्स के लिए अलग फॉर्मेट में चीजें बनती थी। ये अब सब इतिहास हो जाएगा। हर व्यापारी को, हर उद्यमी को, हर उद्योगपति को सिर्फ एक सेल्स रजिस्टर बनाना है। उसके अलावा बाकी सब नेचुरली, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा तैयार होगा। तो इतनी सरलता से हम ये जीएसटी को लागू कर पाएंगे। और ये सो कॉल्ड रिटर्न्स कोई रिटर्न्स नहीं है। एक बार आपने अपनी सेल्स रजिस्टर बना दी, वो आपका एक रिटर्न हो गया। उस बाकी सबने जब अपनी अपनी सेल्स रजिस्टर बनाई तो ऑटोमेटिकली परचेज रजिस्टर्स लोगों की ऑटो पॉपुलेट होंगी। वो दूसरा रिटर्न ऑटोमेटिक बनने वाला है, किसी को मेहनत नहीं करनी है। स्वाभाविक है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, गेम चेंजिंग रिफॉर्म हो रहा है, तो थोड़े दिन तक ये समस्याएं आएंगी, सीखने समझने में थोड़ा समय लग सकता है। शुरू में मैचिंग करना पड़ेगा कि भाई हमने 10 जगह से परचेज किया, हमारे परचेज रजिस्टर में ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर 7 ही आए, तो भाई वो 3 लोगों को फोन करना पड़ेगा। शायद आपने भूल कर दी सेल्स रजिस्टर बनाने में, मेरा इनवॉइस नहीं डाला, शायद आपने मेरा जीएसटीएन नंबर ठीक से नहीं डाला, जिसकी वजह से मेरे उसमें पॉपुलेट नहीं हुआ है, तो सामने वाला व्यक्ति ठीक कर देगा सेल्स रजिस्टर। कोई ढीठ हो या चोरी करना चाहता हो या अपना सेल्स रजिस्टर ठीक से ना दिखाना चाहता हो, तो अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं, मैं अपने आप परचेज रजिस्टर में डाल के उसको अपनी परचेज रजिस्टर कंप्लीट कर सकता हूं। उससे सामने वाले के सिस्टम में वो एक सेल की तरह खड़ा हो जाएगा। तो एक प्रकार से भारत में जितनी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो सब एक डेटाबेस में आने से चोरी करना, नंबर 2 का धंधा करना या एक अलग बही खाता रखना जिसमें हम इनकम टैक्स ना भरें, एक्साइज ना भरें, वैट ना भरें, ये लगभग असंभव सा होते जाता दिख रहा है मुझे। और शायद यही चोट है जिसके कारण कुछ लोग आंदोलन की बात करते हैं, कुछ लोग इसको अपोज करते हैं और कुछ लोग अनाप शनाप इसकी समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ समस्याएं जेन्युइन भी आएंगी। जीएसटी काउंसिल ऑथराइज्ड बॉडी, आज केंद्र सरकार या वित्त मंत्री अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। जो होना है जीएसटी काउंसिल, हमने अपनी पूरी अथॉरिटी जीएसटी काउंसिल को के समक्ष रख दी है। अब आम सहमति से सभी राज्य सरकारें, उनके वित्त मंत्री, केंद्र सरकार की सहमति से ही आगे के निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई समस्या आएगी तो हम बड़ी गंभीरता से, बड़ी संवेदना से उसको जीएसटी काउंसिल के समक्ष रख सकते हैं। सुधार हो सकता है जहां जहां जरूरी हो। अल्टीमेटली इतनी बड़ी चीज जब होने जा रही है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ कम ज्यादा, अच्छा बुरा तो हमें ध्यान में आएगा ही चल के। हम अपने अपने व्यापार में देख लें, आपके शो में देख लीजिए, एट द एंड ऑफ द शो आई एम श्योर डीब्रीफ होता होगा कि इस शो में ये कमी रह गई, इस प्रकार से करते ज्यादा अच्छा होता। ये सवाल पूछते तो पीयूष गोयल कॉर्नर हो जाता, शायद कभी रह जाता होगा। हो सकता है ध्यान में आता होगा कि बड़ा लंबा हो गया, अभी अभी मैंने वहां कोई नोट पढ़ा, बिग बोर। हो सकता है कभी कभी कोई शो बोरिंग हो जाता है, उसको कैसे सुधारना है ये भी आप लोगों की डीब्रीफिंग में निकलता होगा और उससे आप आगे का सुधार करते होंगे। वो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। सुधार अगर करने की आवश्यकता नहीं हो फिर तो आगे मंत्रियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, अधिकारियों की भी नहीं रहेगी, अगर अपने आप से सब कुछ ही बढ़िया चल जाए। तो मैं इसको एक प्रकार से स्विमिंग की तरह देखता हूं। हम कितना भी तट पे खड़े रहें, कितनी बटरफ्लाई स्ट्रोक्स, फलाना ढिमका, फ्री जो भी होता है, मैं बहुत स्विमिंग जानता नहीं हूं इससे मुझे नहीं मालूम,
लेकिन हम खड़े हुए कितनी भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर लें तट पे खड़े हुए, हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। पानी में एक बार तो कूदना ही पड़ेगा, और जब एक बार कूदेंगे तो एक आध बार नाक में पानी भी जरूर जाएगा। लेकिन स्विमिंग का आनंद जो लेते हैं लोग, और जो स्विमिंग में आनंद आता है बाद में, उसके लिए जो थोड़ी बहुत कठिनाई, शायद एक बार डर निकालने की जरूरत पड़ती है, एक बार पानी में कूदने की जरूरत पड़ती है। 2-3 दिन कोई सिखा दे तो मैं समझता हूं 2-3 दिन में ही आदमी एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ स्विमिंग सीख लेता है, जिसके लिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकेले ने 200 सेंटर्स में मुफ्त में निःशुल्क लोगों को हेल्प करने में, हैंड होल्ड करने में, रजिस्टर कैसे करना, रिटर्न्स के लिए कैसे अपनी तैयारी करना, सेल्स रजिस्टर कैसे बनाना, और वास्तव में पहले के 10-10, 12 रिटर्न्स के बदले एक सेल्स रजिस्टर हर महीने आपको बना के सबमिट करनी है। दैट्स इट। एवरीथिंग एल्स विल ग्रेजुअली, यू विल गेट यूज्ड टू द कॉन्सेप्ट कि कैसे ऑटो पॉपुलेट होके एक आध दो गलतियां हो वो ठीक करके ऑटोमेटिक आपके रिटर्न्स भरने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक्सपोर्टर्स को 7 दिन के अंदर 90% अपने टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाएगा, बाकी वेरिफिकेशन के बाद बाकी 10% मिल जाएगा। नंबर 2 का धंधा, इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो अपने टैक्सेस ईमानदारी से पे नहीं करते हैं, उनको जरूर समस्या आएगी। मेरे पास उसका समाधान नहीं है। मैं समझता हूं एबीपी जैसा एक रिस्पॉन्सिबल चैनल, इस रूम में बैठे सभी रिस्पॉन्सिबल लोग जरूर चाहेंगे कि आगे की व्यवस्था इस देश की ईमानदार हो, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं देश की हर सरकार जिसको आप लोगों ने चुन के भेजा है, उन सब ने अगर मिलके इसको सर्वसम्मति से पारित किया है तो जरूर इसमें देश हित होगा, जरूर इसमें जनता का हित होगा। इसको हम एक नकारात्मक सोच के बदले पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ जब अपनाएंगे तो समस्याओं का भी हल निकलेगा। आफ्टर ऑल, अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ओनली अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर विच वी कैनॉट फाइंड अ सॉल्यूशन। तो मैं समझता हूं आपने जरूर जिक्र किया कि कई लोग चिंतित हैं, कई लोग इसको अपोज कर रहे हैं। वास्तव में मैंने कल भी असेस किया, कल परसों मैंने कई मीटिंग्स की व्यापारी मंडलों के साथ मुंबई में, जो देश का आर्थिक कैपिटल भी है। मुझे ऐसा किधर कोई ऑपोजिशन नहीं दिखा। कुछ लोगों को समझने में कठिनाई आई है, उसमें हम मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद कुछ विषयों में हमें और गंभीरता से जीएसटी काउंसिल के साथ चर्चा करनी पड़ सकती है, एसोसिएशंस को, गवर्नमेंट्स को। तो ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। लेकिन इसमें अब मेरे को कल एक किसी ने व्हाट्सएप मैसेज दिया, और व्हाट्सएप में तो बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं, उस पर हर एक पे आप विश्वास ना करें। कोई एक एडवोकेट मुंबई में 10-11 मिनट का मैंने भाषण फ्लाइट पे पढ़ा, सुना उनका। आई टेल यू रिडिकुलस थिंग्स। मतलब एक आदमी जो एक्सपर्ट के नाते वहां जा रहा है, इतना रिडिकुलस भाषण देना, इतनी गलत चीजें बताना, मैं तो हैरान हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्लीज ऑफिशियल सोर्सेस, और अभी एडवर्टाइजमेंट में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन सबके समक्ष रख रहे हैं, तो मेहरबानी करके ऑफिशियल सोर्सेज और ऑफिशियल वेबसाइट पे FAQs हैं, प्रश्न उत्तर हैं, सब कुछ अवेलेबल है। उसके ऊपर विश्वास करके आप आगे की अपनी जीएसटी की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पी लीजिए। पीयूष जी, आपने जीएसटी को गेम चेंजिंग रिफॉर्म बताया। आपने कहा कि वाजपेयी साहब की जब सरकार थी तब से इसकी परिकल्पना हुई, लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है और उसका कहना है कि 10 साल तक आप जिस जीएसटी का विरोध करते रहे 14% टैक्स को लेकर के, आज आप खुद उसको गेम चेंजिंग रिफॉर्म बता रहे हैं 28% टैक्स के साथ। क्या जवाब है? बड़ा सिंपल है। ऑपोजिशन सिर्फ 14% टैक्स पे नहीं था, ऑपोजिशन 3-4 विषयों के लिए था, और वो 10 साल नहीं था, 3-4 साल ही ये विषय 11 से 14 तक चला। उसके पहले तो कानून ही नहीं आया था। 11 में तो पहले इंट्रोड्यूस हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में गया। आप सब ध्यान होगा कि देश कोई वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री नहीं है जहां सभी लोगों की बेसिक नीड्स आर मेट,
जीडीपी या पर कैपिटा इनकम $50,000 $70,000 है हर एक की। इस देश में गरीब भी हैं, इस देश में अन्य अन्य मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग हैं। क्या ऐसे में एक BMW कार और एक रबर की चप्पल का रेट सेम हो सकता है क्या? जिस देश में आज भी कई लोग हैं जिनके अपने महीने की इनकम का अधिकांश हिस्सा खाने पीने में जाता है, 2 वक्त की रोटी में जाता है, ऐसे देश में क्या आप फूड स्टफ्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं क्या इतना हाई रेट? तो हमारा मानना था कि टैक्स रेट शुड बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स। आज जो टैक्स स्ट्रक्चर है लगभग उसी लेवल पे सबको लेके जाया जाए, फिर जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी बनेगी, वैसे वैसे रेट्स को रिवाइज किया जा सकता है आगे चल के। दूसरी बड़ी बात थी ट्रस्ट, विश्वसनीयता। आपको याद होगा CST 4 से 3, 3 से 2 किया गया। सरकार ने कहा था हम 3 साल कॉम्पेंसेट करेंगे और तब तक GST लागू कर देंगे। GST तो लागू हुई नहीं, 3 साल पूरे हो गए और कॉम्पेंसेशन दिया नहीं। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारों को ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था कि अगर कल हमारा कोई रेवेन्यू गिरा, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कुछ राज्यों कर्नाटक में इस चीज की चिंता है, तो उनको विश्वास नहीं था केंद्र सरकार रियली रिकॉम्पेंस करेगी कि नहीं। लेकिन आज जैसे ये सरकार आई 2014 में पहली बजट में हमने जो पुराना रिकॉम्पेंस करना था उसको पहले किया, 12-14 हजार करोड़ रिकॉम्पेंस किया। एक विश्वसनीयता का लोगों में आई, राज्य सरकारों में, कि हाँ अब ये सरकार और अब हमारा रिकॉम्पेंस का विषय होगा तो हमें पैसा मिलेगा। तो ऐसे अन्य अन्य विषयों का समाधान किया गया, वार्तालाप, विमर्श, डिस्कशन से। और वैसे तो विपक्ष आज कौन, सभी ने सर्वसम्मति से पास किया, तो अब कौन से विपक्ष की ये बात कर रहे हैं? ठीक है। अभी आपने साफ तौर पर कहा कि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन आपने खुद नहीं देखा, बहुत ज्यादा असमंजस आपने GST को लेकर खुद नहीं देखा। मुझे लगता है कि जिस वर्ग की बात की जा रही, जिस वर्ग में असमंजस है, अभी लोग GST को समझ नहीं पाए। अभी ये कहा जा रहा है कि जो CAs हैं उन्हीं को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है GST, क्योंकि उनके लिए काम बढ़ेगा। अभी आम जनता को GST समझ में नहीं आ रहा। और खुद आपने जब स्विमिंग से इसकी तुलना की पीयूष जी, तो कहा कि नाक में 2-4 बार पानी तो जाएगा। कोई भी आप इतना बड़ा गेम चेंजिंग रिफॉर्म जब करेंगे तो स्वाभाविक है, एक लर्निंग कर्व होता है, एक समय लगता है। सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था 10-12 साल पहले, तो जब नया था तो कई लोगों को उसमें भी समस्याएं आई थी। ये तो एक नहीं, ये तो 11-12 टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बनाए। तो मैं समझता हूं कि CAs को तो वास्तव में इसमें नुकसान होगा। पर्सनली आप लॉजिकली सोचिए, एक CA जो 11 रिटर्न अलग अलग भरता था, सर्विस टैक्स में अलग, सेल्स टैक्स में अलग, एक्साइज में अलग, उन सबका काम तो खत्म हो गया ना। अब तो सब सेल्स इनवॉइस डाल दें, उसके बाद और कुछ करना नहीं है, ऑटो पॉपुलेट होंगे रिटर्न। तो मेरे हिसाब से तो CAs का काम घटने वाला है। मुझे चिंता है कहीं CAs हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएं। जी, कुछ एक सवाल आए हैं। हमारा ABP न्यूज पर एक कार्यक्रम आप शायद देखते होंगे, घंटी बजाओ, मैं ही होस्ट करता हूं। उसके दर्शक हमारे बीच हैं। उनमें से एक दर्शक का सवाल है कि पेट्रोलियम पदार्थ पर GST क्यों नहीं? यही एक, जब कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की मैंने बात की, इसमें आपके पास 2 पर्याय हैं। अगर सभी की सहमति नहीं बन रही है पेट्रोलियम और अल्कोहल के ऊपर, तो क्या अच्छे चीज को पूरे को बंद बक्से में रख देना, या पहले शुरुआत तो करें, जब लोग उसका लाभ देखेंगे, जनता लाभ देखेगी, राज्य सरकारें लाभ देखेंगी, तो ये भी आ जाएंगे आगे चल के। पर सभी लगभग राज्य सरकार तैयार नहीं थी अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमने अप्रोच ये लिया कि एक बार, और क्या अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वैल्यू छोड़ो, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। आखिर पेट्रोलियम एक बार निकला फ्रॉम द इंपोर्ट और फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर, उसके बाद बेसिक टैक्सेस आर ऑल कलेक्टेड एट दैट स्टेज। तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म करते हुए 100% परफेक्शन की वेट करते रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। मोस्ट थिंग्स हैव बीन कवर्ड, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैव बीन कवर्ड। ये 2 आइटम आस्ते आस्ते जब स्टेट्स इसका लाभ देखेंगे, तो स्वयं वैट, आपको याद है वैट भी सब राज्य सरकार नहीं जुड़े थे शुरू में, थोड़े महीने के बाद ही सब खुद आके बोलने लग गए हमको भी वैट में जोड़ो, जब उसका लाभ दिखने लग गया।
ये हमारे दर्शक के लाल जी का सवाल था। एक और दर्शक है हमारे साथ, नवीन कुमार अग्रवाल। वो जानना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बिजली जीएसटी आने के बाद महंगी होगी या सस्ती, इसको कैसे आप समझाएंगे? बहुत सरल है। वो बिजली में वास्तव में कोई इम्पैक्ट नहीं होने की संभावना है, जैसा मैं देख रहा हूं। कोयले पे जो पहले टैक्सेस थे उसको घटा के 5% जीएसटी में किया गया है। और मैं जीएसटी काउंसिल का आभारी हूं कि उन्होंने कोयले पे 5% रख के लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, जिसके लिए हम एक एडवाइजरी सभी रेगुलेटर्स को दे रहे हैं, स्टेट रेगुलेटर्स और सेंट्रल रेगुलेटर को, कि एक बार असेस कर लें कि इसका लाभ कंज्यूमर्स को, डिस्कॉम्स को जरूर मिलना चाहिए। सौर्य ऊर्जा के जितने इक्विपमेंट होता है, उस पे सौर्य हो, विंड एनर्जी हो, उस पे भी मात्र 5% जीएसटी लगने वाला है। ये भी 5 इसलिए कि इनपुट क्रेडिट मिल जाए। पहले तो इनपुट क्रेडिट वेस्ट होता था, अब वो इनपुट क्रेडिट मिलने से 5% जीएसटी का लाभ होगा इस इंडस्ट्री को। बाकी कुछ एकाध इंडस्ट्री, शायद केबल या किसी को कुछ फीलिंग है कि एक सेक्शन में 18 है, एक में 12 है, वो मैंने कहा है कि मैं जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखूंगा। पर ये कोई इतना बड़ा, इससे कोई पावर सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं है। एक बात जरूर आप सब ध्यान में रखें, जीएसटी का लाभ यह है कि सबके लिए सामान्य टैक्स रेट है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को फायदा, एक को नुकसान। तो चाहे 18 हो, चाहे 28 हो, किसका रेट, सभी प्लेयर्स को वही रेट लगेगा। लेकिन तो सर, अनफेयर कंपटीशन नहीं होगा। जी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने ठीक कहा कि 5% के स्लैब में कोयला रखा गया है, तो जाहिर सी बात है बिजली सस्ती होगी। लेकिन झारखंड का उदाहरण मैं पढ़ रहा था, वहां पर नियामक आयोग ने पहले ही कई प्रतिशत बिजली की दर बढ़ा दी है। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? क्योंकि झारखंड में सालों साल बिजली की व्यवस्था में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे चोरी होती थी, और बिजली की डिस्कॉम्स या जो खरीदारी और बेचने में फर्क था, उसमें बहुत ज्यादा लॉस था। अब आप चाहेंगे कि नहीं कि ये सब बिजली की कंपनियां अपने आप में मजबूत हो, लॉस करना बंद करें, जिससे आगे चल के वो जनता की 24/7 की जो अपेक्षा है बिजली की, वो पूरी कर पाए। तो उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय के तहत जो हमने एक मूलभूत परिवर्तन किया, उसके बाद राज्य सरकार अब लॉस में अपने डिस्कॉम नहीं चला पाएगी। और जो जो राज्य सरकारें इसमें सुधार कर रही है, अब राजस्थान को देखिए, जब गहलोत जी की सरकार गई और वसुंधरा जी आई, 15,000 करोड़ रुपए सालाना लॉस था, उन्होंने घटा के उसको 5,000 करोड़ कर दिया पिछले साल। अगले साल तक वो प्रॉफिट में आ जाएगा डिस्कॉम। तमिलनाडु की देखिए, 12,000 करोड़ का लॉस होता था 2 साल पहले तक, अब 3,500 करोड़ पे आ गए हैं लॉस। तो सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी सिस्टम्स, एफिशिएंसी सुधारने में लगी हुई हैं, जिससे आगे चल के ये 24/7 बिजली का सपना इस देश का साकार होते मुझे दिख रहा है। राज्य सरकारों की आपने बात की, रोहित पांडे हैं एडवोकेट, उनका एक सवाल आया इसी को लेकर। सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से केंद्र को फायदा होगा, लेकिन राज्यों को नुकसान होगा, ये मानते हैं। क्या केंद्र राज्यों को मदद करेगी, उन राज्यों को, खासकर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है? मुझे लगता है ये तो पब्लिकली बहुत डिस्कस हो चुका है। पहली बात तो जीएसटी में जो कलेक्ट होगा, आधा राज्यों को जाएगा, आधा केंद्र के पास रहेगा। तो इससे फायदा नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। उल्टे केंद्र को नुकसान होगा, और वो इसलिए कि पहले सर्विस टैक्स राज्य के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था। वैट राज्य के पास रहता था, सर्विस टैक्स केंद्र के पास रहता था, और एक्साइज ड्यूटी शेयर होता था। अब लगभग वैट का अमाउंट तो राज्य के पास ही है, केंद्र के पास जो पैसा आता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, उसमें से राज्य को अभी शेयर मिलेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।